अफगानिस्तान में शुक्रवार को तालिबान सरकार का ऐलान नहीं हो पाया। तालिबान अब आज सरकार गठन का ऐलान कर सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुल्ला बरादर को तालिबान की नई सरकार की कमान सौंपी जा सकती है। अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन की कवायद के बीच तालिबान ने पंजशीर जीतने का दावा किया। इसके साथ ही अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण होने का दावा किया जा रहा है। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ अहमद मसूद और पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला सालेह के नेतृत्व में रेजिस्टेंस फोर्स लड़ाई कर रही थी। पंजशीर पर जीत की खुशी में तालिबान की काबुल में हवाई फायरिंग की। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला सालेह के पंजशीर छोड़कर तजाकिस्तान भागने की खबर भी आ रही है। हालांकि सालेह ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि वे अभी भी पंजशीर में ही हैं और तालिबान लड़ाकों का मुकाबला कर रहे हैं। तालिबान के कब्जे में आते ही अफगानिस्तान में भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसी बीच यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने अफगानिस्तान के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। यूएई से कार्गो एयरक्राफ्ट, दवाएं और भोजन सामग्री लेकर अफगानिस्तान पहुंचा। इसी के साथ अफगान को इस स्थिति में मदद देने वाला यूएई पहला देश बन गया। तालिबान ने चीन को अपना सबसे बड़ा साथी बताया। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि चीन हमारा सबसे महत्वपूर्ण साथी रहा है। यह हमारे लिए भी एक सुनहरा मौका होने जा रहा है कि चीन हमारे देश में निवेश कर फिर से इसे खड़ा कर देगा। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन रहा। हरविंदर सिंह ने भारत को 13वां मेडल दिलाया। उन्होंने शूट ऑफ में कोरिया के खिलाड़ी को 6-5 से मात देकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वहीं पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार रोजगार के लिए हानिकारक है। सीएमआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार किसी भी प्रकार के मित्रहीन व्यवसाय या रोजगार को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि मोदी सरकार लोगों की नौकरियां छीनने में लगी है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को रूस में आयोजित हो रहे छठे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए खुशी हो रही है और इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि भारत रूस का एक विश्वसनीय भागीदार है। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय इतिहास और सभ्यता में संगम का एक विशेष अर्थ है। इसका अर्थ नदियां, विचारों का संगम या एक साथ आना है। उन्होंने कहा कि मेरी नजर में व्लादिवोस्तोक वास्तव में यूरेशिया और प्रशांत का संगम है। मैं रूसी सुदूर पूर्व के विकास के लिए राष्ट्रपति पुतिन के दृष्टिकोण की सराहना करता हूं। दिल्ली में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने टेक्सटाइल निर्यातकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार बहुत जल्द 2 फैसले लेने जा रही है। पीयूष गोयल ने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सुधार के लिए बहुत जल्द PLI स्कीम और मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्कीम को लागू किया जाएगा। कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने की नीति नहीं बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने केंद्र को मुआवजा नीति बनाने के अलावा डेथ सर्टिफिकेट में मौत की सही वजह दर्ज करने की व्यवस्था बनाने के लिए भी कहा। मामले में अब तक जवाब दाखिल न होने पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि अब जब कदम उठाएंगे तब तक तीसरी लहर भी आकर जा चुकी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने ये पाया कि उनकी मेडिकल कंडीशन स्थिति और सुधार हो रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में आरोपी मोहम्मद आरिफ समेत 5 आरोपियों को जमानत दे दी है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि अदालत की राय है कि याचिकाकर्ताओं को लंबे समय तक सलाखों के पीछे नहीं छोड़ा जा सकता और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच ट्रायल के दौरान की जा सकती है। मुकेश अंबानी के घर एंटेरिया के पास मिली विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में एनआईए ने चार्जशीट फाइल कर दी है। एनआईए ने 10,000 पेज की चार्जशीट में सचिन वजह समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया। चार्जशीट में कहा गया कि मनसुख की हत्या करवाने के लिए 45 लाख रुपए दिए गए थे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 22 करोड़ 5 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 45,66,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 97 लाख के पार पहुंच गए। देश में एक दिन में कोरोना के 42,346 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 29 लाख 44 हजार के पार पहुंच गया।
वहीं 340 नई मौत से अब तक 4,40,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 36,032 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3,20,92,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3,99,000 के पार पहुंच गई। केरल में एक दिन में 29,322 नए केस से आंकड़ा 41,51,000 के पार पहुंच गया। वहीं 131 मौत से अब तक 21,280 मरीजों की मौत हो चुकी है। 22,938 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 38,83,000 के पार पहुंच गई। राज्य में 2,41,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। बीजेपी ने आईटी सेल के प्रदेश प्रभारी शिवराज डाबी को पद से हटा दिया है। डाबी के बाद ये जिम्मेदारी अमन शुक्ला को सौंपी गई। साथ ही शुक्ला का सहयोग करने के लिए गौरव विश्वकर्मा को सह प्रभारी नियुक्त किया गया, जबकि सोशल मीडिया की कमान अभिषेक शर्मा को दी गई। मोदी कैबिनेट के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र खटीक दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध मां पीताम्बरा पीठ में दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने भगवान बनखंडेश्वर महादेव के दर्शन भी किए। इस दौरान जब उनसे महंगाई पर मीडिया ने सवाल किया तो मंत्री खटीक गोलमोल जवाब देते हुए आगे निकल गए। नीमच में आदिवासी युवक से बर्बरता मामले में कांग्रेस ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की है। कांग्रेस ने पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ मुआवजे की मांग की है। इतना ही नहीं, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने कमर कस ली है। इस बीच कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी चंदन यादव महासमुंद पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कमेटी कार्यालय में संगठन के विस्तार, बूथ प्रभारियों को नई जिम्मेदारी सौंपने जैसे कई मुद्दों पर पदाधिकारियों से चर्चा की। साथ ही बूथ कमेटी का गठन और मजबूती पर भी चर्चा की गई। चीन में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रिक्टर स्केल पर 4.6 और 4.7 की तीव्रता वाले 2 भूकंप के झटके आए। पहला झटका चीन के जंगयू में महसूस किया गया, जबकि दूसरा झटका साचेन में महसूस हुआ। होतान प्रांत के जंगयू के पास 133 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र रहा। चीन ने शुक्रवार को संकेत दिया कि इस महीने होने जा रहे ब्रिक्स सम्मेलन में काबुल में अमेरिकी समर्थित सरकार को तालिबान की तरफ से सत्ता से हटाने के बाद अफगानिस्तान में उत्पन्न संकट पर चर्चा होने की संभावना है। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में डिजिटल तरीके से होगा। इसके पहले एनएसए डोभाल की अध्यक्षता में 24 अगस्त को ब्रिक्स देशों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। टोक्यो पैरालंपिक में आज भारत ने शानदार शुरुआत की। शूटिंग के P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल मनीष नरवाल ने स्वर्ण पदक जीता। इसी तरह इस साल टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले मनीष नरवाल तीसरे खिलाड़ी बन गए। वहीं शूटिंग में शहराज ने रजत पदक जीता। शहराज हरियाणा के रहने वाले हैं। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर शहराज ने इतिहास रच दिया। शहराज के रजत पदक जीतने पर परिवार में खुशी का माहौल है। शहराज जैसे ही सिल्वर मेडल जीता, हरियाणा के वल्लभगढ़ में परिवार के लोग खुशी से झूम उठे और एक दूसरे को मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। अफगानिस्तान में शुक्रवार को तालिबान सरकार का ऐलान नहीं हो पाया। तालिबान अब आज सरकार का गठन का ऐलान कर सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुल्ला बरादर को तालिबान की नई सरकार की कमान सौंपी जा सकती है। अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन की कवायद के बीच तालिबान ने पंजशीर जीतने का दावा किया है। इसके साथ ही पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण होने का दावा किया जा रहा है। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ अहमद मसूद और पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल्लाह सालेह के नेतृत्व में रेजिस्टेंस फोर्स लड़ाई लड़ रही है। पंजशीर में जीत की खुशी में तालिबान की काबुल में हवाई फायरिंग की है। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल्लाह सालेह के पंजशीर छोड़कर ताजिकिस्तान भागने की खबर भी आ रही है। हालांकि सालेह ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि वे अभी भी पंजशीर में हैं और तालिबानी लड़ाकों का मुकाबला कर रहे हैं। तालिबान के कब्जे में आते ही अफगानिस्तान में भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसी बीच यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने अफगानिस्तान के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। यूएई से कार्गो एयरक्राफ्ट, दवाएं और भोजन सामग्री लेकर अफगानिस्तान पहुंचा। इसी के साथ अफगान को इस स्थिति में मदद करने वाला यूएई पहला देश बन गया। तालिबान ने चीन को अपना सबसे बड़ा साथी बताया है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि चीन हमारा सबसे महत्वपूर्ण साथी रहा है। यह हमारे लिए भी एक सुनहरा मौका होने जा रहा है कि चीन हमारे देश में निवेश कर फिर से इसे खड़ा कर देगा। गूगल ने अफगान सरकार के ईमेल अकाउंट्स को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इस मामले से जुड़े सूत्र का कहना है कि गूगल ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अफगानिस्तान के पूर्व अधिकारी और उनके सहयोगियों द्वारा
बड़ी संख्या में डिजिटल जानकारी पीछे छोड़ी गई है, जिसके तालिबान के हाथों में जाने का डर है। तालिबान बायोमेट्रिक डाटा और जानकारी हासिल कर सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय इतिहास और सभ्यता में संगम का एक विशेष अर्थ है। इसका अर्थ नदियों, विचारों का संगम या एक साथ आना है। उन्होंने कहा कि मेरी नजर में व्लादिवोस्तोक वास्तव में यूरेशिया प्रशांत का संगम है। मैं रूसी सुदूर पूर्व के विकास के लिए राष्ट्रपति पुतिन का दृष्टिकोण की सराहना करता हूँ। मुकेश अंबानी के घर एंटेलिया के पास मिली विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में एनआईए ने चार्जशीट फाइल की है। एनआईए ने 10,000 पेज की चार्जशीट में सचिन वजीर समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया है। चार्जशीट में कहा गया है कि मनसुख की हत्या करवाने के लिए 45 लाख रुपए दिए गए थे। कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने की नीति नहीं बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने केंद्र को मुआवजा नीति बनाने के अलावा डेथ सर्टिफिकेट में मौत की सही वजह दर्ज करने की व्यवस्था बनाने के लिए बात कही। मामले में अब तक जवाब दाखिल न होने पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि अब जब तक कदम उठाएंगे तब तक तीसरी लहर भी आकर जा चुकी होगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 22 करोड़ 5 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 45,66,000 को पार कर गया। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 97 लाख के पार पहुंच गए। देश में एक दिन में कोरोना के 42,346 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 29,44,000 के पार पहुंच गया। वहीं 340 नई मौत से अब तक 4,40,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 36,032 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 20,92,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3,99,000 के पार पहुंच गई। केरल में एक दिन में 29,322 नए केस से आंकड़ा 41,51,000 के पार पहुंच गया। वहीं 131 मौत से अब तक 21,280 मरीजों की मौत हो चुकी है। 22,938 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 38,83,000 के पार पहुंच गई। राज्य में 2,46,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राजधानी रायपुर में डेंगू के 7 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में अब तक डेंगू के 335 मरीज मिले हैं। वहीं डेंगू से रायपुर में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी के कोटा, हांडीपारा, अमीनपारा, शंकरनगर में नए मरीज ज्यादा मिले। इंदौर शहर में डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा है। शहर में डेंगू के 5 नए मरीज मिले हैं, जिससे शहर में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 78 तक पहुंच गया है। तो वहीं डेंगू से एक मरीज की भी मौत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह 18 सितंबर को मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। शाह 18 सितंबर को जबलपुर पहुंचेंगे, जहां वो आदिवासियों के बीच महाअभियान कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। एमपी में 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसका ऐलान अक्टूबर में हो सकता है। पिछले दिनों ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया और चंबल के गांवों में आई भीषण बाढ़ पर शिवराज सिंह चौहान ने 140 पन्नों की फाइनल रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है, जिसमें सीएम ने 2,000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की है। साथ ही राज्य आपदा राहत कोष की लंबित 728 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त की राशि जारी करने का अनुरोध भी किया। सीएम भूपेश बघेल आज राजीव भवन में दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें मंत्री रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साध सकते हैं। साथ ही बढ़ती महंगाई को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की आज बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें बीजेपी के सभी मोर्चा और 17 प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी और आईटी सेल के संयोजक और सह संयोजक भी शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा बैठक में नए पदाधिकारियों को पार्टी की रणनीति की जानकारी देंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा करेंगे। शिवराज सरकार ने गौरीशंकर बिसेन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि गौरीशंकर बिसेन मध्य प्रदेश में ओबीसी कल्याण आयोग के अध्यक्ष हैं। वहीं कांग्रेस ने ओबीसी कल्याण आयोग के गठन को असंवैधानिक बताया। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव हाईकोर्ट के जज बन सकते हैं। जज के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियन ने स्वीकृति दी है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इस पर मुहर लग जाएगी। इसके साथ ही वो प्रदेश के सबसे युवा महाधिवक्ता होंगे। पुरुषेंद्र कम समय में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में हुए जामा घोटाले का मामला एक बार फिर
हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस प्रकरण को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने व्यक्तिगत कारणों से सुनवाई से इनकार कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई दूसरी युगल पीठ में होगी। अभी बेंच और सुनवाई की तारीख फिलहाल तय नहीं है। बता दें कि पहले इस मामले में कोर्ट ने जांच के आधार पर कार्रवाई करने कहा था। छत्तीसगढ़ शासन के 7 प्रमुख अफसरों के मामले में कैट द्वारा जारी आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इनके प्रमोशन को चुनौती देते हुए कैट ने दायर याचिका की थी, फिर कैट ने नया आदेश जारी कर दिया। इससे नाराज कुछ अधिकारियों ने हाईकोर्ट की शरण ली। याचिकाकर्ता के तर्कों से सहमत होते हुए हाईकोर्ट ने कैट द्वारा जारी आदेश पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। अशोकनगर में रघुवंशी समाज के लोगों ने अपने आप को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग करते हुए सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन करके ओबीसी वर्ग में अन्य जातियों को शामिल करने का अधिकार राज्यों को दिया है। दतिया के इंदरगढ़ में चक्का जाम करने वाले कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर यादव और जिलाध्यक्ष अशोक दांगी बगदा सहित 57 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। एसपी कमल मौर्य ने बताया कि कांग्रेस नेता दामोदर यादव सहित अन्य लोगों पर कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। कोरबा में लिपिकों की हड़ताल 2 गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां एक गुट अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर डटे रहे, तो वहीं दूसरा गुट काम पर लौटा था, लेकिन दफ्तर में ताला लटका हुआ था। इसकी जानकारी मिलते ही संगठन प्रमुख मौके पर पहुंचे और दफ्तर बंद करने का विरोध किया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर दुर्ग के सभी कार्यालय और स्कूल बंद रहे। वहीं जिला प्रशासन के सभी दफ्तरों में कामकाज ठप रहा। महंगाई भत्ता सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लिया और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गुना में बस स्टैंड के पास ट्रक ने बच्चे को रौंद दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। घटनास्थल पर बिगड़ी स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मामला राधोगढ़ थाना क्षेत्र का है। राजधानी रायपुर में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। घटना शहर के मुख्य चौराहा शारदा चौक की है। मृतक विकास विश्वकर्मा मीडिया हाउस का कर्मचारी था। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। राजनांदगांव के पास टायर फटने से तेज रफ्तार पिकअप वाहन पलट गया, जिससे 2 मजदूरों की मौत हो गई। दोनों मृतक शारदा गांव के निवासी थे। हादसा मोहरा थाना क्षेत्र के उमरपाल में हुआ। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। छतरपुर के चरहीपुरा गांव में घरेलू विवाद के चलते एक मां ने अपने 4 साल के बच्चे के साथ फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को फंदे से उतारकर पीएम के लिए भेज दिया। वहीं मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया। रायपुर में बीती शाम गरज चमक के साथ बारिश हुई। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि महिला का पति रमेश जांगड़े और उसका साथी घायल हो गया। घटना उरला थाना क्षेत्र की है। छतरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बदमाश ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार नाबालिग ने युवक पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। खरोरा में एक युवती की हत्या मामले में एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही एक अब भी फरार है। बता दें कि मुख्य आरोपी के अलावा 2 और आरोपी वारदात में शामिल थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने हथियार को बरामद किया। शिवपुरी के बडेरा गांव में 2 जनप्रतिनिधियों के बीच पहले वैक्सीन लगवाने को लेकर विवाद हो गया, जहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे से मारपीट करते हुए स्टाफ के साथ भी मारपीट की, साथ ही पूरा सामान भी फेंक दिया। इधर मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी फरार हो चुके थे। लॉटरी लगने का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 2 आरोपियों को बिलासपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों को पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 30 अगस्त को आमसेना के दिव्यांग सरजू दास से 25 लाख की लॉटरी लगने के नाम पर 4 लाख की ठगी की थी। बलरामपुर में कलेक्टर के निर्देश पर रेत के अवैध परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में तहसीलदार ने जिला मुख्यालय में 5 ट्रैक्टरों को जब्त किया, जिसमें रेत की अवैध तस्करी की जा रही थी। सभी जब्त ट्रैक्टरों को थाने में खड़ा कर दिया गया। इंदौर के महिला थाने में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी की बेटी ने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करा है। पीड़िता के मुताबिक पिता के रिटायरमेंट पर ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे 1 करोड़ दहेज लाने की मांग की थी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति, सास, ससुर और जेठ पर केस दर्ज कर लिया है।
बिलासपुर के कोनी थाना पहुंचे फरियादी ने थानेदार पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। साथ ही इसकी शिकायत एसपी से की है। भीकम निषाद के मुताबिक वो अपने बड़े भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचा था, लेकिन इस दौरान थानेदार रविंद्र यादव ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। धमतरी के कोकरेल बांसवाड़ा में नक्सली बैनर मिला है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बैनर को जब्त कर लिया है। केरेगांव पुलिस ने शरारती तत्वों पर बैनर लगाने की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नक्सल बैनर मिलने की पुष्टि एएसपी निवेदिता पॉल ने की। गरियाबंद में आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ। यहाँ नशेड़ी और छात्राओं से अभद्र व्यवहार करने वाले 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। डोडरा के 2 और कोटो भाटा के 1 शिक्षक को निलंबित किया गया। दोनों शिक्षक नशे में स्कूल पहुंचते थे। तीनों शिक्षक को संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। तखतपुर बीईओ के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी हुए। दूसरी शादी रचाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए लोक शिक्षा संचालनालय ने आयुक्त कमलप्रीत सिंह ने जांच के निर्देश दिए। मुरैना में अंबाह पुलिस ने एसडीओपी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाने वाले लड़के को राजस्थान से गिरफ्तार किया। आरोपी रविकांत मीणा ऑनलाइन गेम खेलते खेलते फर्जीवाड़े करना सीख गया। उसने कई लड़कियों के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम फर्जी आईडी बनाई है, जिससे लोगों को ब्लैकमेल करता था। कटनी में पुलिस ने 2 ठिकानों पर छापा मारकर लाखों का नकली इंजन ऑयल जब्त किया। कोतवाली माधवनगर और बड़वारा पुलिस की कार्रवाई करते हुए दोनों ठिकानों पर ही कार्रवाई की है। यहाँ लोग अलग अलग कंपनी के रैपर लगाकर नकली इंजन ऑयल सप्लाई करते थे। भिंड जिले में नगर पंचायत अध्यक्ष के बेटे की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष का बेटा सीएमओ दफ्तर में घुसकर इंजीनियर के ड्राइवर को पीटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं युवक ने सीएमओ शिव भांसी भदौरिया के साथ भी धक्का मुक्की की। संदीप चंद्राकर के हत्यारे श्रीहरि राजवंशी की जानकारी देने वाले को 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। गरियाबंद एसपी ने ये घोषणा की है। बता दें कि पैसे के लेन देन को लेकर संदीप की दिन दहाड़े एक ही परिवार के 4 लोगों ने हत्या कर दी थी। मामले में 3 आरोपियों को फिंगेश्वर पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन चौथा आरोपी अभी भी फरार है। चंबल संभाग में सिपाही अब बीट प्रभारी की जिम्मेदारी संभालेंगे। मुरैना में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है। अधिकारियों के निर्देश पर जिले भर में इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि इससे लोगों में पुलिस का भरोसा बढ़ेगा और अपराधियों पर लगाम लगाई जाएगी। पखानजोर के कुरेनार इलाके के सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो जाते हैं, जिसके लिए विधायक अनूप नाग कुरेनार पहुंचे और पुलिस निर्माण के लिए आधारशिला रखी। शिलान्यास कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए विधायक भावुक हो गए। खरोरा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए 100 दिन के लक्ष्य को पूरा करने वाला पहला नगर पंचायत बन गया है। बता दें कि नगर पंचायत में पहले भी प्रधानमंत्री आवास को लेकर लगातार अच्छा काम होता रहा है। नगर पंचायत के सीएमओ के मुताबिक अन्य विकास काम भी तेजी से किए जा रहे हैं। सागर के निमोन पड़वार गांव में 12 फीट लंबे अजगर ने एक सियार को जकड़ लिया और उसे निकलने की कोशिश करने लगा। इसी बीच स्नेक कैचर वहां पहुंचा और सियार को अजगर की गिरफ्त से बाहर निकाला। हालांकि तब तक सियार की मौत हो चुकी थी। स्नेक कैचर के मुताबिक अजगर 12 फीट लंबा और 40 किलो वजनी था। जबलपुर में सिहोरा गोसलपुर के पास पटरी का हिस्सा टूटने के कारण गोंडवाना एक्सप्रेस को रोकना पड़ा। करीब 2 घंटे ट्रेन रुकी, जिसकी वजह से यात्री परेशान हो गए। शिकायत मिलने पर तेजी से सुधार कर ट्रेन को रवाना किया गया। कोरबा के कोठारी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां 20 से ज्यादा डॉक्टरों ने लोगों को दवाइयों का वितरण किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और बिलासपुर अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों ने इस शिविर में शामिल होकर ग्रामीणों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने में सहयोग किया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं पूर्व उत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में भी आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिन तक हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में कई इलाकों में अभी भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं है। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 6 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार बनते दिख रहे हैं। इंदौर और जबलपुर समेत 15 जिले सूखे की चपेट में हैं।
पानी के इंतजार में बैठे किसानों के लिए राहत भरी खबर है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज से रायपुर समेत प्रदेश के बाकी हिस्सों में बारिश हो सकती है। 6 सितंबर को प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इस मौसम में बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत जरूर मिलेगी। पेंड्रा इलाके में झमाझम बारिश हुई। बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस गया। सड़क पर जल भराव की स्थिति बनी रही। आवाजाही में काफी ज्यादा परेशानियां हुई। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था। अभनपुर में राखी पुलिस ने जुआ खेलते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पेट्रोलिंग के दौरान कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों से 8,430 रुपए जब्त किए। आरोपियों पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जुआरी खल्लारी मंदिर के पास जुआ खेला करते थे। जांजगीर चांपा में किसानों को सही कीटनाशक उपलब्ध करवाने के लिए कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला के निर्देश पर जिले की कीटनाशक दवा दुकानों का निरीक्षण किया गया। बम्हिनीडीह तहसील मुख्यालय में 4 कीटनाशक दुकानों की जांच की गई। वहीं अनियमितता पाए जाने पर सुमित कृषि केंद्र, महामाया कृषि केंद्र सहित 3 कीटनाशक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।